जय हिंद दोस्तों, मैं सुधीर सिंह आपका अपना यूट्यूब चैनल संघर्ष सर पर स्वागत करता हूं। दोस्तों कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत से अच्छे से होंगे। दोस्तों तो आज मैं आप लोग को साइंस का मॉडल सेट 1 लेकर आया हूं और बेहतरीन तरीक़ा से आप लोग को प्रैक्टिस करवाने वाला हूं। एक अच्छे क्वेश्चन को लेकर आया हूं। आप लोग साइंस में 80 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊँगा और इसमें से 80 प्रश्न में से आपको मतलब 40 प्लस इसी मॉडल सेट से आपको आने वाला है दोस्तों। तो इस प्रकार से हम प्रैक्टिस आपको हर दिन मॉडल से प्रैक्टिस करवाऊंगा। अगर आपको अच्छा लगेगा तो लोगों दोस्तों को शेयर करिएगा और हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए बिना क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं और एक बेहतरीन तरीक़ा से आपको मैं बताने वाला हूं मित्रों। तो ठीक है, तो चलिए आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, घर पर अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे मित्र। तो चलिए क्वेश्चन की ओर फोकस करते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन, प्रकाश के परिवर्तन कितने नियम होते हैं दोस्तों? तो प्रकाश परिवर्तन के कितना नियम होते हैं? तो याद रखिएगा 2 नियम होते हैं। याद रखिएगा प्रकाश परिवर्तन के 2 नियम होते हैं। अगला प्रश्न क्या करा है? F/r/2 सत्य है केवल किसके लिए? तो F/r/2 होता है, ये गोलीय दर्पण उत्तल में संबंध होता है और इसमें उत्तल अवतल का दोनों होगा इसका सर। ठीक है, ए अभी दोनों होगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? अगर दोस्तों दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा, क्योंकि अवतल दर्पण में सारा इमेज बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है। ठीक दोस्तों, और अवतल बड़ा बनता है, इसलिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ऐसे अवतल दर्पण सारा इमेज बनता है, याद रखिएगा। ठीक है, कहता है दोस्तों निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? देखिए अपवर्तनांक आपको बोलेगा तो जो जितना अधिक कठोर होगा उसका परिणाम उतना ही अधिक हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हीरा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और वायु का अपवर्तनांक कम होगा, बर्फ का कांच का और कम होगा, उसके बाद बर्फ होगा, उसके बाद हीरा। लेकिन इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, हीरा का अपवर्तनांक हो जाएगा सबसे अधिक होगा, 2.42 होता है। ठीक है, इसका अपवर्तनांक कितना दोस्तों? 2.42 होता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा सबसे कठोर होता तो हीरा होता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है मित्रों कि एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी है +20 सेंटीमीटर हो तो वह गोलीय दर्पण कैसा होगा? तो गोलीय दर्पण 2 प्रकार का होता है, उत्तल और अवतल। अगर किसी का फोकस आर या प्लस में रहेगा तो उत्तल दर्पण होगा, और किसी का फोकस या आर या त्रिज्या माइनस रहेगा तो हो जाएगा अवतल होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्तल हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न बढ़ाते हैं आप लोग को। तो प्लस रहेगा तो उत्तल होगा, माइनस रहेगा तो अवतल, इसका हो जाएगा आंसर। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न कहता है वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कैसा बनता है? जो भी वस्तु होता है तो आभासी प्रतिबिंब किस में? समतल दर्पण में कोई वस्तु का इमेज आभासी बनता है, उत्तल में भी बनता है और अवतल में भी बनता है। ठीक है, तो अगर आभासी प्रतिबिंब किस में किससे बनता है, इसका क्वेश्चन नहीं कह रहा है। तो आभासी प्रतिबिंब समतल, उत्तल, अवतल और इनमें से सभी। इसका राइट आंसर इनमें से सभी होगा, क्योंकि सभी में आभासी प्रतिबिंब बनता है दोस्त। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं धीरे धीरे, आहिस्ते आहिस्ते। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है मित्रों? सबसे पहले आप लोग को बताते हैं, जितना सारा बता रहे हैं आप लोग को, ये वास्तविक इमेज जो बनता है ना, तो वास्तविक इमेज बनता है कैसा कैसा बनता है? तो वास्तविक इमेज छोटा बनता है, बड़ा भी बनता है, वास्तविक से बहुत बड़ा भी बनता है। तो वास्तविक में उत्तल में अवतल में ऐसा हो सकता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा अवतल में इस तरह से हो सकता है। तो समझ सकते हैं आप प्रश्न को। तो अवतल में ही बनता है, बता चुके आप लोग को अवतल में बनता है। ठीक है, इस वीडियो को हो सके तो शेयर करिएगा, और शेयर करने में आपको पैसा नहीं लगता दोस्तों। ठीक है, जितना हो सके शेयर कर दीजिए। ठीक है, कम से कम तो 5 लोगों को शेयर जरूर करिएगा आप लोग। ठीक है, ये मुझे विश्वास है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करा, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है? तो अपवर्तनांक क्या होता है? मतलब शून्य प्रकाश की चाल किसी वस्तु प्रकाश की चाल का अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा sin I/sin R होगा। ठीक है, यानी शून्य प्रकाश की चाल बटे किसी माध्यम का अपवर्तनांक के अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, आँख का व्यवहार होता है किसके रूप में? तो आँख में कौन सा दर्पण रहता है उसी को व्यवहार पे यहाँ बोल दिया। ठीक है, तो आँख में उत्तल लेंस का तरह व्यवहार होता है। आँख में जो लगा रहता है दोस्तों उत्तल लेंस रहता है, उत्तल लेंस का व्यवहार होता है। ठीक है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए
अगला प्रश्न की ओर बढ़ सकते हैं हम लोग। और देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है मंद प्रकाश में किसकी शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाता है। मंद प्रकाश में किसकी शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आइरिस। आइरिस जो होता है वो कलर पिगमेंट कहलाता है, मतलब कलर देता है। ठीक है, क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि हमारे आंखों में कलर देने का काम कौन करता है दोस्तों, आइरिस होगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, परितारिका बोलते हैं। ठीक है, और कॉर्निया से पहली बार आंखों में लाइट आता है, इसलिए कॉर्निया को हम लोग विंडो मतलब भी बोल सकते हैं उसको। ठीक है, यानी प्रकाश सबसे पहली बार आता है, और कॉर्निया को हम लोग दान भी दे सकते हैं इसमें। ठीक है, तो इसका आंसर तो आपको पता चल गया कि मतलब जो पुतली में जो आता है रंग, वो परितारिका क्या करती है, फैलाने का काम करती है। ठीक है, चलिए आप बताइए अगला क्वेश्चन, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं दोस्तों। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को हम लोग जनित्र बोलते हैं। ठीक है, ये मीटर जो होता है वो मतलब विद्युत धारा को मापता है। ठीक है, वोल्ट मीटर होता है विद्युत विद्युत जनित्र को नापता है। ठीक है, तो विद्युत धारा को उत्पन्न करने की तो क्या बोलते हैं दोस्तों, जनित्र कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, कहता मीटर से निम्नलिखित में से किसे मापा जाता है। मीटर से किससे मापा जाता है दोस्तों, तो मीटर से नापा जाता है धारा को, यानी धारा को मापा जाता है। ठीक है, और वोल्ट मीटर से विभवांतर को मापा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो मीटर से धारा को मापा जाता है। आवेश का ऐसा मतलब बता आपको, विभवांतर का ऐसा मतलब क्या दोस्तों, विभवांतर का ऐसा ही मतलब बोले या विभव का ऐसा मतलब बोले, दोनों आंसर हो जाएगा। ठीक है, दोनों का आंसर हो जाए, विभवांतर बोले या विभव बोले, दोनों का आंसर वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर देख लेते हैं मित्रों। तो विभवांतर का ऐसा मतलब याद रखना, कुलाम का ऐसा मतलब जूल हो जाएगा, आवेश का ऐसा मतलब जूल होगा, धारा का ऐसा मतलब एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो दोस्तों बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, बैटरी से एसी धारा डीसी धारा प्राप्त होती है। याद रखना, बैटरी से डीसी धारा प्राप्त होती है। ठीक है, कहता है दोस्तों निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है दोस्तों। तो निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है, तो इसका अर्थ होता है भी बराबर होगा दोस्तों, देखिए आई बराबर होता है वी बटे आर। ठीक है, आई बराबर वी होता है, इसका होगा तो वी बराबर आई आर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन में सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है कि 10 ओम और 20 ओम के दो प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य अगर श्रेणी क्रम बोलेगा तो दोनों प्रतिरोधों को खाली डायरेक्ट जोड़ दीजिएगा। ठीक है, R1 और प्लस R2 हो जाएगा। R1 का मान कितना 10 है, R2 का मान कितना 20 है। ठीक है, इस प्रकार से 30 हो जाएगा, तो 30 ओम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है कि एक माइक्रो एम्पियर कितना बड़ा होता है। तो दोस्तों एक माइक्रो एम्पियर बड़ा होता है 10⁻³ एम्पियर होता है। ठीक है दोस्तों, 10⁻³ एम्पियर होता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये प्रश्न आपको लिए डाउट रहेगा तो क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, 10⁻³ एम्पियर होता है एक माइक्रो एम्पियर बराबर। ठीक है, और अगर मिलीमीटर रहेगा तो हो जाए 10⁻6। ठीक है, तो याद रखिए दोस्तों, अगर 3 नहीं रहेगा तो 6 जरूर मारिएगा। ठीक है, चलिए अगला, विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है दोस्तों। तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो बनता है किसका बनता है दोस्तों, टंगस्टन का प्रयोग होता है। ठीक है, तांबा का प्रयोग तो बिजली घर में भी किया जाता है। ठीक है, उत्तर देखिए चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है, चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या दोस्तों, तो देखिए जो भीतरे रहेगा तो क्या होगा, दक्षिण हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, भीतर से भीतर में दक्षिण से उत्तर की ओर होगा, दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर हो जाएगा। ठीक है, भीतरे रहा तो दक्षिण ध्रुव से उत्तर की ओर। ठीक है, विद्युत मोटर परिवर्तन करता है, विद्युत मोटर जो परिवर्तन करता है दोस्तों वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत मोटर जो होता है दोस्तों वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, विद्युत मोटर जो होता है वो विद्युत ऊर्जा को है ना, ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का काम करता है। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला कहता है विद्युत फ्यूज धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। तो विद्युत फ्यूज जो होता है मित्रों वो धारा के उसमें प्रभाव पर निर्भर करता है। ठीक है, यह धारा के उसमें प्रभाव पर कार्य करता है दोस्तों। ठीक है, विद्युत फ्यूज धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है मित्रों, तो विद्युत फ्यूज धारा के उसमें प्रभाव पर कार्य करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताते हैं आप लोग को। तो 20 प्रश्न आपको प्रैक्टिस करवा दिए, कितना सही हुआ कमेंट जरूर करके बताइए आप लोग। ठीक है, 20 प्रश्न आप लोग को प्रैक्टिस करवा दिए और 20 में से आपको कितना आंसर आया कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा आप लोग। ठीक है, तो चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न में क्या कह रहा है दोस्तों। और हमको जरूर लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि लाइक और सब्सक्राइब करने में आपको पैसा वैसा लगता नहीं है। तो
तो कृपया करके लाइक और सब्सक्राइब करने में ना भूलें। चलिए, निम्नलिखित में से उत्तम ऊर्जा का स्रोत कौन सा है दोस्तों? तो निम्नलिखित में उन उत्तम ऊर्जा का स्रोत क्या होगा? कोयला होगा, बायोमास होगा। उत्तम ऊर्जा का स्रोत पूछा था, कोयला, लकड़ी, पेट्रोलियम, बायोमास। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कोयला होगा या लकड़ी होगा या बायोमास होगा। उत्तम ऊर्जा का स्रोत क्या होगा दोस्तों? बायोमास हो जाएगा। ठीक है, बायोमास, क्योंकि इसको हम लोग बार बार मीथेन प्रयोग करके हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, बायोमास का सूत्र क्या होता है दोस्तों? बायोमास में सबसे मुख्य अवयव क्या होता है? CH4 होता है। ठीक है, तो बायो गैस जो होता है उसके मुख्य अवयव के नाम याद रखना, तो CH4 होगा, यानी मीथेन बोलेंगे। ठीक है, कहता है कैल्शियम कार्बोनेट जब रहता टूटता है, कैल्शियम ऑक्साइड कार्बोनेट टूटता है तो कौन सा अभिक्रिया हो जाती है? तो इसका आंसर होगा विस्थापन अभिक्रिया दोस्तों। ठीक है, क्योंकि बड़ा यौगिक टूटकर छोटे छोटे दो यौगिक में बदल गया है, तो विस्थापन अभिक्रिया हुआ है कि संयोजन या अपघटन होगा दोस्तों। अपघटन इसका राइट आंसर। ठीक है, अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन का अनुपात को क्या होता है? 3 है, यानी क्या हो दोस्तों? नाइट्रोजन के अनुपात कितना? 1:3 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी हो जाएगा। ठीक है, NH4NH3 होता है, 1:3 हो जाएगा। ठीक है, कहता है Fe+CuSO4 कौन सा अभिक्रिया दोस्तों? तो ये विस्थापन अभिक्रिया है दोस्तों। ठीक है, देखिए विस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि फेरस सल्फेट हो जाएगा और कॉपर को क्या करते हैं? विस्थापन कर दिया। इस प्रकार होता है लोहा बहुत अधिक क्रियाशील है कॉपर के अपेक्षा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया। और डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, विस्थापन और डबल डिस्प्लेसमेंट में आयनों का चेंजिंग होता है। ठीक है, अगला, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में दोस्तों किस तरह के सिरका में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। याद रखिएगा, सिरका में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा, सॉरी, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सो दोस्तों सिरका में एसिटिक अम्ल पाता है। निम्नलिखित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है? तो क्षारीय ऑक्साइड होगा दोस्तों, धातु के ऑक्साइड को क्षारीय ऑक्साइड कहते हैं। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, धातु के ऑक्साइड को क्षारीय ऑक्साइड कहते हैं। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? डी हो जाएगा, Na2O हो जाएगा। इसका सोडियम ऑक्साइड होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, और अधातु का ऑक्साइड क्या होता है? अम्लीय होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देते हैं, जितने सारे धातु का ऑक्साइड होगा वो क्षारीय होगा और अधातु का ऑक्साइड क्या होगा? अम्लीय हो जाएगा। ठीक है, चलिए, धातुवी ऑक्साइड के किस प्रकार का ऑक्साइड कहा जाता है? धातुवी ऑक्साइड को किस प्रकार कहा जाता है? तो धातुवी ऑक्साइड को क्या क्या कहा जाता है दोस्तों? धातु ऑक्साइड को हम लोग क्षारीय ऑक्साइड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्षारीय ऑक्साइड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इनमें से कौन दुर्बल अम्ल, दुर्बल कमजोर अम्ल कौन है? HCl सबसे स्ट्रॉन्ग है, H2SO4 जो खाने वाला रहेगा उसको बोलेंगे ऑक्जेलिक अम्ल। इसका आंसर होगा तो दोस्तों क्या होगा दोस्तों? ऑक्जेलिक अम्ल होगा। ठीक है, बाकी सब स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है, सूत्र C2H2O4 होता है। ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर होगा C2H2O4। ठीक है, तो हो जाएगा आंसर। ठीक है, अधात्विक ऑक्साइड को क्या कहते हैं? अधात्विक ऑक्साइड को हम लोग बोलते हैं अम्लीय ऑक्साइड। क्या कहते हैं दोस्तों? अधात्विक ऑक्साइड को हम लोग अम्लीय कहते हैं। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है दोस्तों? चींटी के डंक में पाया जाता है दोस्तों, मतलब सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। मतलब सॉरी, एक मिनट, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाए दोस्तों फार्मिक अम्ल। क्या होगा? अब फार्मिक अम्ल का दूसरा नाम होता है दोस्तों मिथनोइक। क्या होता है? फार्मिक अम्ल का दूसरा नाम मिथनोइक, क्योंकि फार्मिक में माँ है और मिथनोइक में भी माँ है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न कहता है शुद्ध जल का pH मान कितना होता है दोस्तों? तो शुद्ध जल का pH मान 7 होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बताते हैं आप लोग को। अगला प्रश्न 32 नंबर क्वेश्चन, प्रैक्टिस होगा। रक्त का pH मान 7.4 याद रखिएगा बेटा। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? संगमरमर का रासायनिक सूत्र कैल्शियम कार्बोनेट होगा, CaCO3 हो जाएगा। ठीक है, CaCO3 हो जाएगा। ठीक है, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा उपधातु होता है? निम्नलिखित में कौन सा उपधातु है? तो हो जाएगा उपधातु बोलेगा तो गैलियम हो जाएगा। ठीक है, गैलियम हो जाएगा, क्योंकि ठीक। अगला, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करता है तो कौन सा जिंक उत्पाद बनता है? जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करता है तो कौन सा जिंक उत्पाद होता है? याद रखना, सोडियम हाइड्रोक्साइड से। तो इसका राइट Na2Zn जब अभिक्रिया करता है जिंक से तो बन जाएगा कुछ ZnO बन जाएगा और H2 रिएक्शन होगा। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ठीक, इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सोना का परमाणु संख्या कितना होता है दोस्तों? सोना का परमाणु संख्या 79 होता है। याद रखना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 29 में कौन सी होता है? 29 में कॉपर होता है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, एकोरिजा किन दो अम्लों का ताज़ा मिश्रण होता है? एकोरिजा मतलब एकोरिजा होता है दो अम्लों का ताज़ा मिश्रण किसका होता है? तो याद रखिएगा, एकोरिजा जो बनता है दोस्तों वो HCl और HNO3 को बनता है। HCl और HNO3 को, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल नहीं है,
हाइड्रोक्लोरिक, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है। HCl होगा और नाइट्रिक अम्ल होगा, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या हो जाएगा, नाइट्रिक। अनुपात रखेगा 1:3 हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखेगा, ठीक, 1:3, ठीक। अगला क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन सब गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। एक ऊर्जा जो बनता है HCl और HNO3 का, ठीक है। आधातु का ऑक्साइड जल में घुलकर बनता है क्या चीज़, तो आधातु के ऑक्साइड जल में घुलेगा तो क्या बन जाएगा दोस्तों, अम्ल बन जाएगा। ऐसे तो अम्ल है, अम्ल बनेगा, ठीक है। और हो जाएगा मतलब दुर्बल अम्ल बन जाएगा, ठीक है। ऑप्शन होगा, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा अधिक अभिक्रियाशील है, अभिक्रियाशील सबसे अधिक, इसका राइट आंसर सबसे अधिक कॉपर होगा, जिंक होगा या चांदी होगा, या इसका आंसर होगा दोस्तों कॉपर हो जाएगा, ठीक है। कॉपर होगा सबसे अधिक, ठीक है। क्योंकि कार्बन क्या है दोस्तों, कार्बन अधातु है, सॉरी कार्बन दोस्तों उपधातु के रूप में आता है, ठीक है। लेकिन अब देखिए क्या बताते हैं आप लोगों को, कार्बन जो होता है दोस्तों आधातु के रूप में आता है, ठीक है, आधातु के, लेकिन गुण रहेगा तो उपधातु हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ऑप्शन में आएगा तो आधातु मारना, ठीक है, क्या मारना, आधातु। अब बताना है आपको 40 में से आपको कितना सही क्वेश्चन हुआ, इसके जवाब आपको हम आपसे छोड़ दिए, ठीक है। तो बताइएगा 40 में 40 सही हुआ तो आपका पढ़ाई अच्छा चल रहा है, आपका तैयारी बेहतरीन चल रहा है दोस्तों, ठीक है। चलिए, कह रहा है हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के क्या है, तो हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के अपरूप होता है, ठीक है। अपरूप ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न बताते हैं, कार्बन के अपरूप हीरा और ग्रेफाइट मुख्य अपरूप होता है, ठीक है। हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के मुख्य अपरूप होता है। कहते हैं एल्काइन का सूत्र क्या दोस्तों, एल्काइन का सूत्र होता है, एल्काइन का CnH2n+2 होगा। देखिए सी एल्कीन का सूत्र होगा, अब -2 होगा तो एल्कीन हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किस किस हाइड्रोकार्बन के 3 होता है, तो हाइड्रोकार्बन के 3 अणु किस में होता है, देखिए 3 होता है बंधन, 3 बंधन किस में होता है, 3 का बंधन, तो इसका राइट होगा एल्केन हो जाएगा, ठीक है। एल्केन का शून्य सूत्र क्या होगा दोस्तों, CH4 होगा, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा CH मतलब हाइड्रोकार्बन के 3 अणु, ठीक है। 3 अणु तो 3 इसमें हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। बेंजीन का अनुसूत्र क्या होगा दोस्तों, बेंजीन का सूत्र हो जाएगा, अनुसूत्र होगा C6H6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। बेंजीन का सूत्र ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑक्सीजन। चलिए अगला कहता है निम्नलिखित में कौन कमरे का ताप द्रव होता है, तो इसका कमरे का ताप द्रव कौन होता है दोस्तों, तो मीथेन होता है, एथेन होता है, इथाइन होता है या एथेनॉल होता है। तो याद रखें दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा एथेनॉल हो गया होगा, एथेनॉल होगा, ठीक है। मेंडलीव ने आवर्त सारणी को तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड था, मेंडलीव ने आवर्त सारणी को तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड को तैयार बनाया था, तो इसका राइट आंसर होगा परमाणु द्रव्यमान, क्या दोस्तों, परमाणु द्रव्यमान के रूप में सजाया था। और मोस्ले जो थे दोस्तों परमाणु संख्या के रूप में सजाया था, ठीक है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर देख लेते हैं, क्या प्रश्न बोल रहा है, आप लोग को डेली प्रैक्टिस करवाएंगे। चलिए कहता है किसी आवर्त में बाईं ओर से दाईं ओर बढ़ने पर कोषों की संख्या क्या होती है, या बाईं से दाईं की ओर जाते हैं तो कक्षा की संख्या में क्या होती है, तो बाईं से दाईं की ओर जाते हैं दोस्तों, ठीक है। बायां से कहाँ जाते हैं, दाएं को, तो कक्षा में संख्या क्या है दोस्तों, बढ़ते जा जाते हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसकी संख्या क्या हो जाती है, बाईं से दाईं की ओर जाते हैं आवर्त सारणी में तो कक्षा की संख्या बढ़ जाती है। याद रखना कक्षा मतलब कोष की संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। अगला प्रश्न चलते हैं, देख लेते हैं। चल ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है, ऑक्सीजन की संयोजकता होती है मित्रों 2 होती है, ठीक है। 2 8 6 होता है, इसके बाद अब कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होती है, तो 6 इलेक्ट्रॉन में तो दो दो वैलेंसी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला अक्रिय तत्व तो कौन सा, कार्बन, हीलियम, सोना या हाइड्रोजन, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अक्रिय तत्व तो कौन दोस्तों, हीलियम हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अब यही से आपको क्वेश्चन छपने वाला रहेगा बोर्ड में, ठीक है। जितना मैं दे रहा हूँ गेस्ट सारा आपको प्रैक्टिस करते चल जाना आपको, ठीक है। ऐसे ज़्यादा क्वेश्चन आने वाला आपको नहीं है, ठीक है। कहता है सोडियम सोडियम की परमाणु संख्या कितना दोस्तों, सोडियम की परमाणु संख्या 11 होती है, ठीक है। अगला कहता है प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बनता है दोस्तों, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन बनना होता है प्रकाश संश्लेषण से, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए स्वपोषण पोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है, स्वपोषी पोषण के लिए पर्णहरित सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और इनमें से सभी, इसका राइट आंसर का डी हो जाएगा, ठीक है। इसमें सभी की आवश्यकता होती है जरूर, ठीक है। अगला प्रश्न बताने वाले हैं आपको, देखिए प्रकाश
संश्लेषण में पौधा स्वपोषी अपना खुद भोजन बनाता है। ठीक है। कहता ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है, C6H12O6 होता है। ठीक है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12O6 होता है ग्लूकोज का। ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। चीनी का सूत्र याद रखना, 6/6 याद रख। ठीक है। मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है दोस्तों, तो मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम याद यकृत रखिएगा। ठीक है। क्या होगा, यकृत इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है पौधे में श्वसन होता किसके द्वारा, जड़ से, पत्तियों से, तना से, या इनमें से सभी होगा। ठीक है। अगर इनमें से सभी का ऑप्शन नहीं देता दोस्तों तो यहाँ पर राइट आंसर पत्ती हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगर इनमें से सभी का ऑप्शन ना देगा तो पत्ती इसका राइट आंसर होगा। और गैसों के द्वारा करता है, रंध्र द्वारा से, किसके द्वारा, गैस रंध्र द्वारा। उत्तक क्या होता है, उत्तक एक प्रकार के रक्त होता है। क्या होता है, उत्तक होता है एक प्रकार के संयोजी उत्तक होता है, तरल संयोजी उत्तक होती है। ठीक है। ब्लड एक प्रकार के तरल संयोजी उत्तक कहलाता है। कहता है निम्नलिखित में सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है, तो निम्नलिखित में सबसे तेज धड़कन किसका होता है दोस्तों, हवेल का होता है, चूहा का होता है, हाथी का होता है, या मानव को होता है। ठीक है। तो निम्नलिखित में सबसे तेज धड़कन क्या होगा दोस्तों, चूहा हो जाएगा। ठीक है। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है कितना, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है 120/80 होता है। ठीक है, हर्ट्ज। ठीक है। अगला मनुष्य के वृक्क में निम्नलिखित में किसका संबंध होता है, तो मनुष्य के जो वृक्क दोस्तों, वृक्क किसका संबंध है, उत्सर्जन का दोस्तों। ठीक है। वृक्क से रिलेशन किसका होता है, उत्सर्जन का काम करता है। ठीक है। उत्सर्जन करने का काम कौन करता है दोस्तों, ब्रिक करता है। कौन करता है, ब्रिक होता है। ब्रिक किसके साथ होता है, सेम की तरह होती है। ठीक है। कितना ब्रिक होता है, 2 ब्रिक होता है। ठीक है। सेम की तरह ब्रिक होता है। ठीक है। ब्रिक हाइड्रा में क्या पाया जाता है, हाइड्रा में क्या पाया जाता है, हाइड्रा में स्पर्शक पाया जाता है, यानी छूने की विधि पाया जाता है, स्पर्शक पाया जाता है। ठीक है। चलिए मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र इसमें डेवलपमेंट होता नहीं। अब कितना 60 प्रश्न में आपको कितना सही हुआ यहाँ पर कमेंट करके जरूर बताएगा। और आप लोग को मात्र 20 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ, ओनली 20 प्रश्न और आपको करवाऊंगा। ठीक है। हो सके तो इसको व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर शेयर करना ना भूले दोस्तों। ठीक है। तो चलिए आप लोग को कमेंट और रहेंगे। चलिए इस पर तो बता चुके आप लोग को हाइड्रा में क्या पाया जाता है दोस्तों, पाया जाता है स्पर्शक पाया जाता है। लाइक शेयर और कमेंट एक जरूर करिएगा आप लोग, क्योंकि आप ही के लिए वीडियो बन रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हाइड्रा में हो गया, कहता है पीत रस कहाँ से स्रावित होता है, पीत रस कहाँ से होता है दोस्तों, पीत रस जो बनता है वो बनता है, पीत रस स्रावित होता है यकृत से और पित्ताशय में जाके जमा हो जाता है। ठीक है। पित्ताशय में जाकर क्या होता है दोस्तों, और रंग इसका क्षारीय होती है, हरा रंग का होता है, गाढ़ा होता है। ठीक है, याद रखना। इमल्सिफिकेशन काम करता है पित्त का। ठीक है। मानव हृदय घिरा होता है किसके द्वारा, पेरिकार्डियम से, जाइलम से, फ्लेम से, प्लाज्मा से। तो मानव हृदय को जो तिल होता है वो पेरिकार्डियम से घिरा होता है। मानव मस्तिष्क का औसतन भार कितना होता है दोस्तों, 1.4 kg होता है। याद रखना, लगभग 1.5 kg के बराबर होती है, 1.4 kg। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बीड होगा, 1650 ग्राम जो होता है। ठीक है। मेरुरज्जु निकलता है किसके द्वारा, मेरुरज्जु निकलता है प्रमस्तिष्क से, अनुमस्तिष्क से, या पौंड से, या मेडुला से। तो मेरुरज्जु को दोस्तों से मतलब सेकंड बिग दिमाग किया जाता है, तो इसका आंसर मेडुला हो जाएगा। ठीक है। शरीर का तापक्रम कहाँ से नियंत्रण होता है, शरीर का तापक्रम नियंत्रण करने के लिए दोस्तों हाइपोथैलेमस होता है। क्या होता है, हाइपोथैलेमस। अतः निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है, बमन, चवन, अनैच्छिक मतलब ऐच्छिक, हमारा लार, आना, धड़कन। तो इसका राइट आंसर होगा मतलब अनैच्छिक क्रिया का मतलब अनैच्छिक क्रिया यानी ऐच्छिक क्रिया कौन है, इसका आंसर होगा दोस्तों मतलब चबाना हो जाएगा। ठीक है। पॉन्स, मेडुला, अनुमस्तिष्क क्या होता है, अग्र मस्तिष्क का हिस्सा होता है, मध्य मस्तिष्क का, पश्च मस्तिष्क का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पश्च मस्तिष्क का हिस्सा होगा। पॉन्स, मेडुला, अनुमस्तिष्क पश्च मस्तिष्क का हिस्सा होता है। ठीक है। तो रुधिर चाप नियंत्रण होता है किसके द्वारा, रुधिर चाप नियंत्रण होता है दोस्तों किसके द्वारा, रुधिर चाप नियंत्रण थाइमस ग्रंथि द्वारा, या थायराइड ग्रंथि द्वारा, या एडनी एब्रिशन द्वारा। ठीक है। तो रुधिर जो चाप होता है वो दोस्तों थायराइड द्वारा, क्या दोस्तों, थायराइड द्वारा नियंत्रित होता है। ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, थायराइड ग्रंथि द्वारा मतलब नियंत्रण होता है रक्त का। ठीक है। अगला प्रश्न कहता है एंड्रोजेन, क्या एस्ट्रोजेन रहेगा दोस्तों, एस्ट्रोजेन अगर रहता आपको तो नर होगा, लेकिन यहाँ पर एंड्रोजेन है। क्या दोस्तों, एंड्रोजेन तो नर होगा, सॉरी एंड्रोजेन का होगा, सॉरी एक मिनट देख सकते हैं आप लोग पे करके। ये तो हो गया, आपको प्रश्न बता चुके आप लोग को। एंड्रोजेन क्या है, एंड्रोजेन नर ही लिंग हार्मोन है। एंड्रोजीन क्या है,
नरलिंग हार्मोन है या एस्ट्रोजन बोलेगा तो यही आंसर होगा। ठीक है। फलों के पकने के लिए निम्नलिखित किसका निर्णय किया जाता है? तो फलों को पकने के लिए प्रयोग किया जाता है एथिलीन का। ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों? ऑक्जिन को तो होता है दोस्तों, वो बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, पेड़ को पत्तियों को बढ़ाने का काम करता है, तना को बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, और देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा एथिलीन होगा, जो फलों को पकने के रूप में कार्य करता है। ठीक है, फलों को पकने के रूप में काम करता है कौन दोस्तों? एथिलीन होता है। ठीक है, ऑक्जिन तो अग्रभाग को बढ़ाने का काम करता है और जीवले से मुरझाता है, साइटोगोन तना का विकास करता है। ठीक है, फूल में नर जनन प्रजनन किसे कहते हैं? फूल के नर प्रजनन अंग को पुंकेसर कहते हैं। बाकी अंडाशय वर्तिका वर्तिका स्त्री को स्त्री केसर बोलते हैं, या है ना स्त्री केसर बोलते हैं या जयांग बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला बात, अलैंगिक जनन मुकुला द्वारा किसमें होता है? अलैंगिक जनन मुकुला द्वारा किसमें होता है दोस्तों? ईस्ट में होता है। ठीक है, अमीबा प्लाज्मोडियम लेमेशिया में सब होता है द्विखंड। ठीक है, कहता है परागकोश में होते हैं। परागकोश कहाँ होता है दोस्तों? परागकण में। ठीक है दोस्तों, परागकोश में होते हैं क्या चीज? परागकण होता है। अंडाणु निषेचित कहाँ होता है दोस्तों? अंडाणु निषेचित फ्लोपिया नलिका में होती है। कहाँ होती है? अंडाणु निषेचित फ्लोपिया नलिका में होती है। तो चलिए जितना बता दिया आपको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको गलती कर दिए थे क्या? इसका आंसर एड्रिनल ग्रंथि हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखता है। ये तो आपको बता चुके, ये भी बता चुके आप लोग को। अंडाणु से फ्लोपिया नलिका में बता चुके हैं। निम्नलिखित में कौन एक उभयलिंगी जंतु है? इसका आंसर केचुआ हो जाएगा। ठीक है, उभयलिंगी जंतु। जीन शब्द किसने दिया था? जी से जीन होगा, जी से जोहानसन हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जोहानसन हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन बौने पौधे का दर्शाता है? तो स्मॉल टी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, स्मॉल टी दोनों हो जाता है, बौने पौधे का दर्शाता है। ठीक है, कहता है कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग होता है? तो कीटों के पंख, चमगादड़ के पंख समवृत्तीय अंग कहलाता है दोस्तों, समवृत्तीय अंग कहलाता है। ठीक है, समजात अंग किसमें होगा दोस्तों? समवृत्तीय अंग। इसका राइट आंसर होगा सी हो जाएगा। समझे, इसका आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। लेकिन अगर अग्रपद बोलेगा, कुत्ता का अग्रपद, मेरा अग्रपद, ठीक है, तब हो जाएगा समजात होगा। ठीक है, देखिए कीट का पंख और चमगादड़ का पंख अलग अलग है, दोनों काम अलग अलग होता है। इसका राइट आंसर समवृत्तीय अंग हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा समवृत्तीय। और मानव के अग्रपाद बोलेगा, मानव के हाथ और कुत्ता का अग्रपाद बोलेगा ना, तब समजात इसका आंसर मारेगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना? हरे पौधे को क्या कहते हैं? तो हरे पौधे को उत्पादक कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? उत्पादक कहते हैं। ठीक है, उत्पादक ही वस्तुओं को भोग करता है। लास्ट क्वेश्चन बता रहे, इनमें से प्राकृतिक परितंत्र कौन है? वन, नदी, मरुस्थल, इनमें से सभी। तो प्रकृति के लिए सभी हो जाएगा इसमें, कि वन भी होगा, नदी होगा और मरुस्थल भी होगा, इनमें से सभी इसका राइट आंसर होगा। इनमें से प्राकृतिक परितंत्र कौन होगा? नदी होगा, वन होगा, मरुस्थल होगा, इनमें से सभी होगा। इसके अलावा और भी तालाब होगा, पोखर होगा, कुआं होगा, है ना, सब ये भी क्या होगा? प्राकृतिक परितंत्र का उदाहरण होता है। ठीक है, तो उम्मीद करते ये वीडियो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा और आशा करता हूँ कि वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। और आप लोग को बताना है कि आप लोग को कितना 80 में से कितना सही हुआ और 80 में से आपको कितना सही, जरूर आपको कमेंट जरूर करें दोस्तों। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं मेरा वीडियो आपको समझ में आया होगा, तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और लोगों के पास शेयर करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोग। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो फिर से मिलते हैं एक अच्छे ताज़ा खबर में। ठीक है, तो बाय करते हैं। ठीक है।